ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग इज इक्वल सबसेट सम पार्टीशन. So let's see if this is a DP question or not. Seems like yes. So ये वाला क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक बार आप इसको जल्दी से रीड करें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर. पार्टीशन इक्वल सबसेट सम. So इस प्रॉब्लम में क्या है, like you'll be given an integer array, you have to return true if the array can be partitioned into two subsets. Like so we will like you have to return true. कब आपको return true करना है एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से. आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to return true if you can partition the array into two subsets having equal sum, into two subsets having equal sum. ठीक है, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है फॉल्स. तो अदरवाइज क्या करना है, आपको रिटर्न करना है फॉल्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट केस पे. तो 1, 5, 11 और 5 अगर मुझे दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, फिर आपको 5 दिया हुआ है. तो आप बताइए कि क्या आप इस पर्टिकुलर गिवन एरे को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे लाइक दो सबसेट में ब्रेक कर सकते हैं सच दैट दोनों का सम सेम हो. तो अगर आप क्या करें, अगर आप इसमें टोटल सम देखें तो टोटल सम कितना आ रहा है गाइस. अगर मैं इसमें देखूं तो टोटल सम इज नथिंग बट 22. सो हाफ सम कितना आएगा, हाफ सम आ जाएगा टोटल सम बाई 2 बेसिकली विच इज अराउंड अबाउट 11. तो मुझे 11 के दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 5 और 5 हो जाएगा. इफ आई एम एबल टू, अच्छा एक सबसेट बन गया तो क्या दूसरा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, यस या नो. इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर गाय, देन आई टेक दिस पर्टिकुलर गाय, देन आई टेक दिस पर्टिकुलर गाय. अगर एक सबसेट बन गया तो दूसरा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा. अगर एक सबसेट ऐसा मिल गया जिसका सम 11 है तो दूसरे सबसेट का सम क्या होगा. अगर एक सबसेट ऐसा मिल गया जिसका सम 11 है तो दूसरे सबसेट का सम कितना होगा. मतलब एक सबसेट अगर आपका हाफ सम तक पहुंच गया, एक सबसेट आधे सम तक पहुंच गया, हाफ सम तक, तो दूसरा सबसेट तो डेफिनेटली हाफ सम, अदर हाफ सम होगा, राइट. अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये था इसी चीज पे, which I would like to ask you. For example, if I have an array like this, let's say, क्या इस एरे का सम कितना आ रहा है, इस एरे का सम कितना आ रहा है गाइस, 5 आ रहा है, ऑड सम आ रहा है. तो आप ये बताइए कि क्या आप इस पर्टिकुलर एरे को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में. रीजन इसकी ऑड सम को ना आप इक्वल इंटीजर्स में डिवाइड नहीं कर सकते. तो जब भी ऑड सम हो तो आंसर क्या आना चाहिए, जब भी आपके पूरे एरे का सम ही ऑड है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जब भी आपके पूरे एरे का सम ऑड है तो आंसर क्या आना चाहिए. आंसर शुड बी नथिंग बट फॉल्स ओनली. ठीक है, चलिए आपको इतना तो क्लियर हो गया. तो जब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो आप क्या कर सकते हैं, व्हेन यू आर एट अ पर्टिकुलर एलिमेंट देन व्हाट कैन यू डू. जब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे, है ना. तो आप मुझे ये बताइए कि लेट्स से मेरे पास एक एरे है, मैं अज्यूम करता हूँ थोड़ी छोटी एरे, ठीक है. लेट्स से ये पर्टिकुलर एरे मेरे पास, तो आई कैन टेक अ पर्टिकुलर एलिमेंट और आई कैन स्किप अ पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज व्हाट आई कैन ट्राई टू थिंक ऑफ. तो मान लीजिए कि अगर मैंने पहले इस एलिमेंट को लिया, राइट, तो इस एलिमेंट को लेने से क्या मुझे बाद में ऐसा कोई सबसेट बना पाऊंगा जिसमें कि सम हाफ सम तक पहुंच जाए, मतलब जिसमें कि सम इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए. टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट विल आई बी एबल टू मेक अ सब एरे सच दैट आई कैन गेट इक्वल पार्टीशन सम्स. यस, अगर मैं इसको ले लूं और इसको ले लूं तो मेरा सम इक्वल बन जाएगा, राइट. सो समटाइम्स टेकिंग एन एलिमेंट इज बेटर, समटाइम्स नॉट टेकिंग एन एलिमेंट इज आल्सो बेटर. फॉर एग्जांपल लेट्स से वही है
तो हमें यही करना है यहाँ पे कि या तो आपको टेक चॉइस होगी या तो नॉट टेक चॉइस होगी। बूलियन होगा, क्योंकि जब आप ले रहे हैं, मतलब आप रिकर्शन चला रहे हैं, तो आप रिकर्शन जब चला रहे हैं तो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा ना, आपको यहाँ से ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा। या तो आप ऐसा सबसेट बना पाए जो कि इक्वल पार्टीशन हो पाया सम का, या तो आप नहीं बना पाए। तो अगर बन गया तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं बन रहा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो दोनों चॉइसेस में से अच्छा कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाना चाहिए ना, या तो एलिमेंट को लेने से सबसेट बन जाए या तो एलिमेंट को स्किप करने से सबसेट बन जाए। तो बीच में और यूज होगा, आप समझ रहे हैं, और यूज होगा, टेक और नॉट टेक, टेक और नॉट टेक। ठीक है, या तो आप एलिमेंट को लीजिए या तो मत लीजिए, दोनों बूलियन रिटर्न करेगा। तो या तो एलिमेंट को लेने से ऐसा सबसेट बन जाए, या तो एलिमेंट को लेने से बन जाए, या तो ना लेने से। इसका कोड लिखना स्टार्ट करें हम। एक सबसेट का टारगेट सम कितना है? लाइक अगर एक सबसेट की बात करूं तो मुझे उसका हाफ ऑफ द टोटल सम बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? कैन आई से दैट आई नीड अ सम वेरिएबल व्हिच विल बी इनिशियली 0, राइट? मुझे एक सम वेरिएबल चाहिए होगा इनिशियली 0। अच्छा, यहाँ पे आप बताएंगे कितने स्टेट्स चेंज होंगे गाइस? इफ यू कुड टेल मी कितने स्टेट्स चेंज होंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, देखिए जब आप एक लेट्स अज्यूम कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स आपके पास 1 है, 3 है, आपके पास 8 भी है, और लेट्स से 1 3 9 है, और फिर आपके पास 5 है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने इस एलिमेंट को ले लिया। तो लाइक पहले रिकर्शन की कॉल क्या थी? यहाँ पे रिकर्शन की कॉल थी 0,0, सम भी 0 था इनिशियली। फिर आपने अगर इस एलिमेंट को ले लिया तो क्या हो जाएगा, आपका रिकर्शन कॉल होगा और आपका इंडेक्स पहुंच जाएगा एलिमेंट 1 पे, और आपका सम भी अभी के लिए क्या हो गया, 1 हो गया है ना। तो आप समझ रहे, दो स्टेट चेंज होंगे यहाँ पे। मतलब लेट्स से आपने इस एलिमेंट को भी ले लिया, अब आपकी एरे क्या है, 1 3 9 और 5 है। अब नेक्स्ट टाइम आपने 3 को भी ले लिया, तो अगली कॉल में आपका क्या हो जाएगा, आप रिकर्शन कॉल करेंगे फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स, टोटल सम विल नाउ बी 4। ओके, तो आप ये समझ पा रहे कितने स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं गाइस? हाउ मेनी स्टेट्स आर चेंजिंग हियर? दो स्टेट चेंज हो रहे हैं। तो मुझे डीपी कैसी चाहिए होगी? मुझे डीपी चाहिए होगी एन, पहले तो एक लाइक देखो, अगर आप देखो तो डीपी का स्टेट क्या होगा, आई करंट सम, आई कॉमा करंट सम, है ना, ये डीपी का स्टेट होगा आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ एन, और करंट सम कितना हो जाएगा, मतलब ये सब मैक्सिमम कितना जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट का साइज कितना रखूं बताइए। मान लीजिए कि आपका लाइक यहाँ पे सम निकाल रहे, करंट सम को मुझे कहां तक पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है, मतलब मान लीजिए मैं ऐड करता गया, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो अगर आप देखेंगे तो एक सबसेट में सम कितना आएगा, अगर इक्वल पार्टीशन हुआ तो एक सबसेट में सम कितना आएगा, आपका टोटल सम कितना है, टोटल सम दिख रहा है 18। क्या पूरा का पूरा टोटल सम एक ही सबसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं। तो कितने सबसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है? दो सबसेट में। तो एक सबसेट में मैक्सिमम सम कितना जाएगा? तो आपका टारगेट सम कितना है? आपका टारगेट है बेसिकली यहाँ पे टोटल बाय हाफ, लाइक सो 9 का टारगेट है। तो आपको यहाँ पे टारगेट प्लस 1 साइज लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? क्योंकि लाइक अगर आप देखें तो इंडेक्सिंग कहां से कहां चलती है, इंडेक्सिंग 0 से लेकर के n-1 तक चलती है। ये तो आप सबको पता ही है अच्छे से, जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से लेकर के n-1 तक चलती है ना। और अगर आप टारगेट की बात, लाइक अगर आप सम की बात करें तो सम चलता है 1 से लेकर के टारगेट तक। तो सम क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्स होता है इसलिए आपको +1 लेना पड़ेगा टारगेट में, सेकेंड इंडेक्सिंग में आपको +1 लिखना पड़ेगा साइज में, और फर्स्ट वाले इंडेक्सिंग में n साइज लिखेंगे, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक इंडेक्स होगा एरे का। तो पहले स्टेट की साइज n हो जाएगी, और दूसरे स्टेट में क्या होगा कि जो सम होता है वो 1 से लेकर के टारगेट तक जाएगा, 1 से लेकर के 9 तक जाएगा, करंट सम मैक्सिमम 9 तक जाएगा। तो 9 को स्टोर कराना पड़ेगा, तो बेसिकली टारगेट +1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम जो है वो 1 से लेके 9 तक जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सबसेट में कितना सम स्टोर कराना है? अगर टोटल सम 18 है तो एक सबसेट में कितना सम स्टोर कराना है? If the total sum is 18, then in one particular subset you want to store the sum as half, that is 9. तो अगर आपको लाइक अच्छा, आपके एरे की इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके n-1। तो क्या मैं n साइज अगर यहाँ पे डिक्लेयर करूं, क्या मेरा काम हो जाएगा? क्या करंट सम 9 तक जाएगा ना? क्योंकि मतलब आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर आप पहले 1 को लेंगे फिर 3 को लेंगे, मान लीजिए आपने 5 को लिया, आप ये वाला सबसेट मान लीजिए कंसिडर करते हैं, तो आपका करंट सम 9 तक चला जाएगा।
तो जब आपका करंट सम 9 तक जाएगा तो आप 9 को स्टोर कराने के लिए इंडेक्स कहां तक होना चाहिए, एरे का साइज कितना होना चाहिए, इसलिए हम टारगेट +1 साइज लेके चलेंगे यहाँ पे। आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन, राइट? कैन आई स्टार्ट राइटिंग सम कोड नाउ इफ यू आर क्लियर सो फार? Although I think I had started, but yeah, like let's do it again. So actually आपका टोटल सम लिखता हूँ पहले मैं, एक टोटल नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा, मैं आइटरेट करूंगा तो मैं कहूंगा कि इंट, एक्चुअली मुझे साइज ऑफ द एरे भी ले लेना चाहिए, तो इंट n इज इक्वल टू व्हाट, nums डॉट लेंथ, so आप क्या करेंगे, I starts from 0, I is less than n, then you do an I plus plus, then after that total plus is equal to nums of I, so you take the sum of all the elements of the array, then after that what you can do is actually आपका टारगेट सम कितना होगा बताइए, अगर आपने टोटल निकाल लिया तो आपका टारगेट सम कितना चाहिए आपको, अगर आपने टोटल सम निकाल लिया तो आपको टारगेट सम कितना चाहिए, टारगेट सम कितना चाहिए, टोटल बाई 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, हाफ ऑफ योर टोटल चाहिए गाइस, हाफ ऑफ योर टोटल चाहिए, बढ़िया। अच्छा एक चीज और, पहले क्या मुझे पूरा प्रोसेस चलाना है? नहीं, मैं तो सबसे पहले ये चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर टोटल मॉड 2 इक्वल टू 1, अगर टोटल ऑड है तो फिर क्या रिटर्न करना चाहिए बताइए? इफ द टोटल इज ऑड इज द पार्टीशन पॉसिबल, इफ द टोटल इज ऑड इज द पार्टीशन पॉसिबल, if the total is odd the partition is not possible, okay? Then after that what you will do is like आपको एक डीपी भी डिक्लेयर करनी चाहिए एक्चुअली, तो मैं एक डीपी भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, राइट? So how do we declare a DP here? DP is equal to new int, उसके बाद पहला डायमेंशन तो n हो जाएगा and second dimension will be target +1, then what I can do is I starts from 0, I is less than n, then you do an I plus plus, j is less than equal to target, because then you do a j plus plus, so आपको सारे स्टेट्स को -1 से इनिशियलाइज कर देना चाहिए इनिशियली। सो आप क्या लिखे यहाँ पे, आप dpfij को -1 करिए, फिर आप रिटर्न करिए, रिकर्शन स्टार्ट करिए। इनिशियली आपका इंडेक्स 0 रहेगा, करंट सम भी 0 रहेगा, आप n पास कर दीजिए, आप नॉर्मल एरे जो गिवन है उसको भी पास कर दीजिए, डीपी भी पास कर दीजिए। डू आई नीड टू पास एनीथिंग एल्स? यस, वी कैन पास द टारगेट एज वेल। आई थिंक दीस मेनी पैरामीटर्स आर फाइन। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको लगता है कोई और पैरामीटर पास करना चाहिए, और यू गाइस थिंक दैट दीस मेनी पैरामीटर्स आर फाइन? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते, थोड़ा सा और लिखते हैं यहाँ पे। तो स्टैटिक इंट रिकर्शन, अब यहाँ पे इंट इंडेक्स कॉमा इंट करंट सम वेरिएबल होगा, फिर इंट n हो जाएगा, और क्या चाहिए था मुझे, इंट नम्स एरे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंट dp, ठीक है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका टारगेट सम इज लाइक करंट सम इज इक्वल टू टारगेट सम हो जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपका करंट सम इज इक्वल टू टारगेट सम हो जाता है तो आप क्या करेंगे बताइए? व्हाट शुड आई रिटर्न? सॉरी, यहाँ पे इंट नहीं होगा, बूलियन होगा गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या तो अगर आपका करंट सम इज इक्वल टू टारगेट सम हो जाता है देन आई शुड रिटर्न डेफिनेटली अ ट्रू, सो दैट इज व्हाट आई वुड बी डूइंग हियर। So let me do it. So I'll be returning a true obviously, right? अगर मान लीजिए कि मेरा इंडेक्स जो है, अगर ऐसा नहीं हो पाया और मेरा इंडेक्स एंड ऑफ द एरे में पहुंच गया, then what should I return? If I reach the end of the array and I didn't get the target sum, if we reach the end of the array and current sum is not equal to target sum and we reach the end of the array, basically this means current sum is not equal to, I will write this for you, current sum is not equal to target, because अगर हो गया होता तो पहले ही पता चल गया होता, current sum is not equal to target and we reach the end of the array, and I will write this normally, and we reach the end of the array. अगर ऐसा होता है तो आपको रिटर्न करना चाहिए बेसिकली फॉल्स, ठीक है?
और क्या करेंगे हम, अब दो चॉइसेस, एक चीज और चेक करते हैं हम। डीपी में क्या चेक करते हैं नॉर्मली, जब भी आप डीपी लगाते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? एक्चुअली गाइस ये होनी चाहिए बूलियन डीपी, आई एम सॉरी, boolean dp is what I should declare here, and actually I should mark everything as false by default here, not false, but I think I should declare it above। ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे डीपी पास नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ग्लोबल डीपी डिक्लेयर करूंगा जावा में, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज। मैं यहाँ पे ना ऐसे करूंगा बूलियन डीपी, मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। द रीजन की मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से नल से इनिशियलाइज होगी, नल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नल हो जाएगी। तो अगर वो नल है, जब आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे ना तो ये नल बन जाएगी, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जैसे बन रही थी वैसे ही डिक्लेयर होगी, सेम एज इट वाज बीइंग डन। बट हाँ, हमें यहाँ पे ग्लोबल डीपी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रू दो वैल्यू है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, और नल भी चाहिए हमें, राइट। आपको क्या चाहिए, लाइक या तो आपका डीपी का स्टेट, आपको अपने डीपी का स्टेट क्या चाहिए, या तो आप एक तरह से मान के चलिए कि ट्रू है, राइट। आपके डीपी का स्टेट तीन तरीके का हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब नॉर्मली बूलियन में तो दो ही वैल्यू होती है, लोग बोलेंगे कि बूलियन में तो दो वैल्यू होती है, राइट। तो हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई नीड अ थर्ड वैल्यू, बिकॉज नॉर्मली तो आप डीपी को -1 कर देते, अग्री करते तो +1 लिखिए। नॉर्मली आप अपनी डीपी को, ये आपको एक और लर्निंग मिल गई एक्चुअली इस क्वेश्चन में, तो आपने एक और लर्निंग सीखी। नॉर्मली आप डीपी को क्या डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मली आप डीपी के सारे इंडेक्सेस को क्या डिक्लेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट? कमेंट करके बताइए। किसी भी डीपी को जब आप डिक्लेयर करते हो तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम -1 करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप बूलियन लेंगे तो आपके पास कितनी चॉइस होगी? जब आप एक बूलियन डीपी लेंगे तो आपके पास कितनी चॉइस होगी? जब आप एक बूलियन डीपी लेंगे तो आपके पास कितनी चॉइस होगी? ट्रू और फॉल्स होगी। लेकिन मुझे तो एक नॉट कैलकुलेटेड स्टेट भी चाहिए, नॉट कैलकुलेटेड स्टेट भी चाहिए, मुझे एक नॉट कैलकुलेटेड स्टेट भी चाहिए जो कि एक नल वाली होगी। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे ग्लोबल डीपी डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, मैं आप देखिए यहाँ पे ग्लोबल डीपी डिक्लेयर कर रहा हूँ और फिर मैं उसका साइज इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट डीपी का स्टेट क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट सारे डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएंगे बताइए? बाय डिफॉल्ट सारे डीपी ऑफ आई जे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। आप समझ गए ये चीज? क्योंकि मुझे ट्रू फॉल्स तो आंसर में चाहिए, ट्रू फॉल्स मेरे एक्चुअल आंसर से। जब मैं डीपी -1 से करता हूँ तो इसका मतलब -1 आंसर नहीं होता है मेरा, राइट। उसी तरह जब मैं यहाँ पे जब मैं डीपी ऑफ आई जे लिख रहा हूँ तो नॉर्मली मेरा डीपी ऑफ आई जे क्या होगा? या तो मेरा डीपी ऑफ आई जे ट्रू होगा, या तो मेरा डीपी ऑफ आई जे क्या होगा? फॉल्स होगा। तो आपको क्या करना है, मेरा डीपी ऑफ आई जे ट्रू है या फिर मेरा डीपी ऑफ आई जे फॉल्स है, बट इफ इट इज नॉट कैलकुलेटेड तो मुझे उसको कोई और वैल्यू देनी पड़ेगी। तो नॉट कैलकुलेटेड है तो नल दिखना चाहिए, तो नल दिखने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया गाइस, ठीक है। मैंने नल दिखने के लिए इसको यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे उसका साइज डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे डीपी ऑफ आईजेस क्या हो जाएंगे? नल। अगर मैं यहाँ पे आपको देखना है तो लाइक मैं कर देता हूँ वाई डिक्लेयरिंग ग्लोबल, लाइक ग्लोबल बूलियन array in Java will make its all states as null। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल बूलियन एरे। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला बूलियन नहीं ले रहा हूँ, मैं ये वाला बूलियन ले रहा हूँ, कैपिटल वाला। हाँ, कैपिटल बूलियन में मतलब रैपर क्लास ले रहा हूँ मैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं ले रहा हूँ। एक चीज और समझाना मैं स्किप कर गया था। मैं यहाँ पे जब ये बूलियन लिख रहा हूँ ना तो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली बूलियन डीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये वाली बूलियन डीपी लिखता हूँ तो देखिए जो नॉर्मल बूलियन होता है वो तो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, वो आपका क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, PRIMITIV प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका बूलियन है ये आपका रैपर क्लास जो होता है ना, रैपर, तो इसलिए ऐसा होता है। आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई? रैपर क्लास बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट्स टू नल इफ यू डिक्लेयर अ लाइक बूलियन कैपिटल बूलियन वाला एक एरे, तो यू आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स
एंड बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस टू नल। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर लिखिए। आपको एक नई लर्निंग मिली है जावा में, एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको जितना मुझे याद आ रहा है मैंने आपको कुछ नई चीजें सिखाई थी स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में, राइट? तो उसी तरह मैंने आपको यहाँ पे भी एक नई लर्निंग दी है। बेसिकली ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप कैपिटल बूलियन वाला लिखते हैं तो इट डिफॉल्ट्स टू नल। तो ये किस पे डिफॉल्ट करता है? नल पे, राइट? बाय डिफॉल्ट ये नल पे डिफॉल्ट करता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ेगा, इस कोड करते हैं और कैन वी प्रोसीड विद द कोड नाउ? ठीक है, तो अगर वही है कि इफ दिस स्टेट इज नॉट कैलकुलेटेड, इफ द डीपी ऑफ आई करंट सम इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है, if it is not equal to null, if it is already calculated, then you return the already calculated state है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? दो चॉइसेस है, टेक और नॉट टेक की। तो बूलियन टेक चॉइस में क्या कॉल करेंगे हम, बताएगा कोई? टेक चॉइस में हम क्या कॉल करेंगे, क्या कॉलिंग करेंगे हम टेक चॉइस में? टेक चॉइस में हम अगले इंडेक्स पे तो जाएंगे, करेंट सम प्लस नम्स ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है? तो करेंट सम में आप नम्स ऑफ आई को ऐड कर देंगे। अगर आप नहीं लेते एलिमेंट तो क्या करेंगे? इफ यू डोंट टेक द एलिमेंट देन आप रिकर्शन कॉल करेंगे, है ना? अगर आप एलिमेंट नहीं लेते तो क्या करेंगे गाइस? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो यार एक और चीज दैट आई शुड ट्राई एंड प्रोबेबली ऑलवेज कीप अ चेक ऑन, या तो एक चीज और हो सकती है कि लेट्स से अगर आपका एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि करंट सम अगर लेट्स से मेरा ग्रेटर देन द टारगेट हो गया, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। की अगर मैंने सबसेट का सम टारगेट से ज्यादा बना दिया है देन दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ। तो मैं यहाँ पे रिकर्शन खोलता हूँ, आई कॉमा एन कॉमा नम्स कॉमा टारगेट, फिर चालू नाही। मी काय म्हणते आमचं एवढं झालं ना, आम्हाला कोणी बघायला नाही, मला सगळ्यांच्या इतकं बोलणं पडतं मला लिमिट राहते। आणि एक मम्मी जर असं बोलायचं असेल त्यांना दोघांना पण बघायचं, मला बाहेरचं पण बघायचं, स्वतःचं पण। यहाँ पे इसको सही कर दे दो, चलिए। आता कलर झालाय मला डायरेक्ट हाल चालेल हाल। क्या मुझे यहाँ पे इसको स्टैटिक डिक्लेयर करना चाहिए? आई थिंक सो। चलिए चलाते हैं, कोड चल जाना चाहिए। एंड इट इज गिविंग मी अ रॉन्ग आंसर। ओके, हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी मेरा ज्यादा हो गया तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर। आई थिंक आई शुड टेक केयर ऑफ अ केस हियर। मतलब मैं टेक वाली कॉल तभी करूंगा, आई थिंक मुझे टेक वाली कॉल तभी करनी चाहिए जब मेरा सम लेने पे ज्यादा ना हो जाए। तो मे बी आई कैन चेक विद दैट पार्ट की बाय डिफॉल्ट, हालांकि उससे कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इफ दिस कैन वर्क फॉर अस। एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर देते हैं यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम बूलियन टेक डिक्लेयर तो कर लेते हैं इनिशियली एज फॉल्स ऑब्वियसली, बट आई थिंक दैट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड वही है कि इफ द करंट सम प्लस द नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, तो अगर लेने के बाद भी वो टारगेट से कम ही रहता है तभी मैं उसको लूंगा, ठीक है? ऐसा कुछ। लेट्स सी दिस। सैंपल्स में तो ऑब्वियसली चल जा रहा है, एक बार सबमिट करते देखते कहाँ इशू आ रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा था, बट मैंने यहाँ टारगेट +1 तो लिया हुआ है। I think I have made a mistake somewhere. Even when I take the element and it is less than equal to target. If I reach the end of the array. Let's do this. Let's say एक बार वापस से उसी कोड पे जाते हैं और हम देखते हैं कि एरर क्यों आया। इस कोड को एक बार वापस सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या एरर आया।
सो इसका टोटल सम कितना है? अगर मैं इसका सम लूं इन सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 106 आ रहा है. So if we are getting 106, can we get it by adding 3, 3, 6, 6, 6, 12, 20, 20 and then 32 will be 52, 20 and then 48, 58, 50. No, I think this is wrong. 58. नहीं. So I think कुछ तो मैंने यहाँ पे इशू कर दिया है. Let's try and think what could be the probable issue. So एक बार इसको सोचते हैं गाइस कि कहाँ पे इशू आ सकता है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो currently it seems fine, but I might be making some mistake here. Let's think about this. अच्छा, मैंने एक गलती यहाँ पे ये कर दी ना, मैंने नम्स ऑफ आई पास कर दिया. सॉरी, नॉट टेक वाली कॉल में गाइस एक गलती मैंने यहाँ पे करी. एक्चुअली मुझे करंट पास करना चाहिए था ना. इफ आई डोंट टेक द एलिमेंट देन आई शुड पास द करंट. मैंने नम्स ऑफ आई पास कर दिया, तो वही मैंने बेसिक टाइपिंग मिस्टेक कर दी, इसीलिए एरर आ गया, क्योंकि अदरवाइज तो कोई एरर का स्कोप था नहीं. अब देखिए ये चल गया. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया. देखिए अगर आप एलिमेंट को लेते हैं तो आपका करंट सम नम्स ऑफ आई से बढ़ जाएगा. अगर आप एलिमेंट को नहीं लेते तो आपका करंट सम विल रिमेन द सेम ओनली. चलिए मैं इसका कोड आपको जनरेट करके देता हूँ. क्या आपको समझ में आ गया सबको इतना? एक बार मैं रिवीजन दूंगा. यहाँ पे क्या होगा, आपको नम्स एरे दिया हुआ है. ठीक है, स्टार्ट करें. एक बार +1 लिख दीजिएगा. इस फाइनल रिवीजन स्टार्ट करें कोड का, पूरे कोड का फाइनल एनालिसिस स्टार्ट कर दे. Shall I start the final analysis of this particular given code? If the total is odd, can I partition the array into 2 subsets with equal sum? No. So I'll return false in that case. Right. Otherwise मेरा target sum कितना है? Half of the total sum. और यहाँ पे boolean array, क्या normal boolean array declare करूँ? क्या मैं यहाँ पे primitive data type की boolean array declare कर रहा हूँ या wrapper class वाली? यहाँ पे मैं wrapper class वाली array declare कर रहा हूँ या primitive data type वाली? क्योंकि primitive data type में 2 ही टाइप रहेगा. बट मैंने आपको सिखाया क्या था? मैंने आपको सिखाया था कि मैं रैपर क्लास वाली डिक्लेयर करूंगा. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिक्लेयरिंग अ रैपर क्लास, यानी कि कैपिटल बूलियन एरे. यहाँ पे रैपर क्लास मतलब बेसिकली एवरी एलिमेंट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट हियर. सो एवरी एलिमेंट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट. तो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको ऊपर भी एक चीज बताई थी. ठीक है, यहाँ पे कि जब आप बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप रैपर क्लास वाला बूलियन एरे डिक्लेयर करते हैं तो यू आर क्रिएटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है गाइस? दिस इज बेसिकली लाइक रैपर क्लास, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है. तो जब आप एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं? नल होते हैं. बाय डिफॉल्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नल होते हैं. ठीक है, तो अगर क्या है आपका, अगर आपका क्या है गाइस कि करंट सम, इफ योर करंट सम इज बेसिकली greater than the target, if your current sum is greater than the target, in that case you will be returning false. अगर आपका current sum जो है वो टारगेट से ज्यादा हो गया तो आप false दे दीजिए, क्योंकि कभी आपने ज्यादा ऐड कर दिया, करेक्ट, आपके सबसेट का सम ज्यादा हो गया टारगेट से, तो फिर नहीं हो पाएगा. अगर आपका करंट सम इक्वल हो गया है, सबसेट सम इज इक्वल टू टारगेट, वेल एंड गुड, रिटर्न ट्रू. इफ यू रीच द एंड ऑफ द एरे, अगर आप एरे के एंड पे पहुंच गए और आपका करंट सम टारगेट के बराबर नहीं हो पाया तो आप फॉल्स रिटर्न करिए, क्योंकि एरे के एंड पे पहुंच रहे तो उसके आगे नहीं जा सकते ना. राइट. अगर आपका ये स्टेट इज नॉट इक्वल टू नल, तो इफ दिस स्टेट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहाँ पे एडवांटेज यही है यहाँ पे कि एक बूलियन एरे को हम नल से चेक करें. कभी सोचा था कि एक बूलियन एरे को नल से चेक करोगे?
कभी सोचा था ये चीज? तो बूलियन के लिए आप नल से चेक कर सकते हैं। जब आप एक रैपर क्लास डिक्लेयर करेंगे तो रैपर क्लास बूलियन एरे डिक्लेयर किया ना यहाँ पे डीपी, तो उससे क्या फायदा हुआ कि बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू नल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हम चेक कर लेंगे कि अगर इसकी वैल्यू नल है, so this means this state is not calculated already. If this state is not calculated, you return the dp of I current sum. But if it is already calculated, you return the already calculated value. And then after that, if you take the element, so if you take the element, you'll go to I plus 1 current sum plus nums of I. If you don't take the element, then you will say I plus 1 and current sum will remain the same. Right. बाकी पैरामीटर्स आप पास करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे आइदर और है तो यू विल से दैट या तो एलिमेंट को लेने से सबसेट बन जाए, या तो एलिमेंट को ना लेने से इक्वल सबसेट पार्टीशन हो जाए। सो अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू दे रहा है तो द रिजल्ट विल बी ट्रू। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द और ऑपरेटर हियर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई करेंट सम को आंसर से अपडेट कर दे रहे हैं और फिर रिटर्न आंसर। तो आपको इतना क्लियर है तो आप 0 से लेके 5 के बीच में क्लैरिटी लिखिए, और क्रिस्टल क्लियर ही लिखना चाहिए आपको मोस्टली। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई टफ चीज तो है नहीं यहाँ पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस टोटल बेसिकली, और आपकी स्पेस भी उतनी ही लगेगी n क्रॉस टोटल, बिकॉज उतने का एरे आपने डिक्लेयर करा हुआ है, n क्रॉस टारगेट एरे डिक्लेयर करा हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे भी टारगेट लिखना चाहिए मुझे, आई थिंक टारगेट मान लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? यस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डेफिनेटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके साथ करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देखिए। अगर आप एक बैलून को बर्स्ट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? इफ यू बर्स्ट द ith बैलून तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा गाइस? इफ यू बर्स्ट द ith बैलून तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? इफ यू बर्स्ट द ith बैलून तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहाँ मेंशन्ड है तो आप बताइए। I'll get the profit that is nothing but the current ith balloon into the right side into the left side, guys. ठीक है, तो if I burst the ith balloon then basically you can say that you will get the profit that is right वाले बैलून का जो वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होगा, और उसके जस्ट जो भी लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा वो भी मल्टीप्लाई। क्या इतना क्लियर हो गया? अगर आप एक बैलून को बर्स्ट करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एग्जिस्टिंग बैलून मल्टीप्लाई होगा उससे, और राइट साइड का एग्जिस्टिंग बैलून मल्टीप्लाई होगा, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये चीज क्लियर है तो +1 दे सकते हैं आप चैट में। डज दिस मेक सेंस? इतनी बेसिक फिलोसफी क्लियर है इस क्वेश्चन की कि इफ यू बर्स्ट अ पर्टिकुलर बैलून, द प्रॉफिट विल बी द करंट बैलून वैल्यू इनटू द राइट साइड बैलून वैल्यू इनटू द लेफ्ट साइड बैलून वैल्यू। इतना क्लियर सबको? और ये बेसिकली मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जो आप आगे जाके सीखेंगे, उसी का एक वेरिएशन है। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से मुझे पूरी एरे दी हुई थी। अगर आप पूरी एरे के बारे में सोचें, लेट्स से अगर आप पूरी एरे के बारे में सोचे, L से लेकर के R तक की एरे है, राइट? अगर आपकी ये एरे है तो मैं क्या सोचूंगा, इस एरे में मैं कोई भी लेट्स से ये एरे है तो मैं सोचूंगा कि कोई kth बैलून है व्हिच इज द लास्ट बैलून दैट आई एम बर्स्टिंग। kth बैलून इज द लास्ट बैलून दैट वी आर बर्स्टिंग इन दिस रेंज। kth बैलून, लेट्स अज्यूम दैट बाकी सारे बर्स्ट हो गए हैं, एंड बेसिकली वी आर अज्यूमिंग दैट द kth बैलून is the last balloon that we are bursting in this range, is the last, like मान लीजिए और एरे की रेंज इधर भी और होते हैं एरे एलिमेंट्स और इधर भी होते हैं एरे एलिमेंट्स, ठीक है? तो kth is the last balloon we are bursting, balloon we are bursting in L2R। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई भी kth बैलून सोचता हूँ इस रेंज में जो कि लास्ट बैलून है जो कि बर्स्ट हो रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर देखिए नॉर्मली मेरा रिकर्शन क्या था, मेरा रिकर्शन मुझे ये कैलकुलेट करना था कि L से R में बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या आएगी, L से R में बर्स्ट करने की बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्या आएगी। तो बेसिकली वो ये आएगी कि अगर ये kth बैलून है which I am bursting, तो इसके पहले का सारा बर्स्ट हो चुका होगा, है ना? If kth is the last balloon that I am bursting, तो इसके पहले का सारा बर्स्ट हो चुका होगा।
इसके बाद का सारा बर्स्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके पहले का सारा बर्स्ट हो चुका होगा, मतलब कि एल से लेकर के k-1 तक सारा ऑलरेडी कैलकुलेट होके मिल चुका होगा रिजल्ट। और मैं क्या कह रहा हूँ कि k+1 से लेकर के एंड तक, मतलब कि राइट साइड में भी सारा बर्स्ट हो चुका होगा। अब अगर kth लास्ट बैलून है जो कि बर्स्ट हो रहा है, तो आप और एडिशनल कॉस्ट क्या मिलेगी आपको? इसके बाद क्या होगा कि ये जो l-1 वाला बैलून है, ठीक है, और ये r+1 वाला बैलून है, एक्चुअल में बाकी सारे तो बर्स्ट हो गए। kth is the last that I'm kth balloon is, I'm assuming that kth is the last balloon that I'm bursting in this range, तो k के लेफ्ट साइड वाला बैलून ये हो जाएगा और k के राइट साइड वाला बैलून ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इफ दोज एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज वेल, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते कि नहीं। मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे डोंट एग्जिस्ट देन मल्टीप्लाई 1, राइट, इफ दे एग्जिस्ट देन दैट इज गुड। तो आप क्या करेंगे कि करंट एलिमेंट को बेसिकली k से मल्टीप्लाई into nums of what, r+1, मतलब कि if kth balloon is the last balloon that I'm bursting in this range, then in that case we'll have the kth balloon value into the left side existing balloon, that is l-1, into the right side existing balloon, that is r+1, क्योंकि बाकी सारे balloon में assume करो कि burst हो गए। मतलब आप ये करते हैं ना कि अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है तो उसका छोटा रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है। अब मान लीजिए कि इस रेंज में kth is the last balloon that I'm bursting, तो मतलब उसके पहले का सारा बर्स्ट होके कैलकुलेशन आ गई है, उसके राइट साइड का सारा बर्स्ट होके कैलकुलेशन आ गई है। अब उसको बर्स्ट करेंगे तो इतना कैलकुलेशन आ जाएगा, तो टोटल ऐसे रहेगा। मुझे मतलब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप किसी नॉर्मल बैलून को बर्स्ट करेंगे तो उसके राइट साइड वाला बैलून और लेफ्ट साइड वाला बैलून मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट आएगी उसकी, ठीक है। नॉर्मली कॉस्ट कैसे आएगी? नॉर्मली कॉस्ट आपको प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा करंट बैलून इनटू द राइट साइड बैलून इनटू द लेफ्ट साइड बैलून, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि लेट्स अज्यूम कि अगर आपको एक रेंज है एल से आर और उसमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो उस रेंज एल से आर में एक बैलून तो होगा जो लास्ट में बर्स्ट होगा। अग्री करते हो तो यस लिखो। एल से आर की रेंज में कोई एक बैलून तो होगा जो लास्ट में बर्स्ट होगा। अग्री करते हो? एल से आर में कोई एक बैलून होगा जो लास्ट में बर्स्ट होगा। बर्स्ट करते जा रहे हो, कोई एक बैलून होगा जो लास्ट में बर्स्ट होगा। एल से आर की रेंज में सारे बैलून बर्स्ट करने हैं। अब कोई एक ऐसा बैलून होगा जो लास्ट में बर्स्ट होगा। लेट्स अज्यूम इसमें कोई एक ऐसा kth बैलून है, वो k कुछ भी हो सकता है, एल से लेके आर के बीच में k कैन बी एनीथिंग, राइट। k आपका लेफ्ट मोस्ट बैलून भी हो सकता है इस रेंज का, राइट मोस्ट भी हो सकता है, समवेयर इन बिटवीन भी हो सकता है। तो इफ k इज द लास्ट बैलून दैट यू आर बर्स्टिंग, तो आप क्या कहेंगे कि इफ k इज द लास्ट बैलून दैट आई एम बर्स्टिंग, तो l से लेकर के k-1 तक ऑलरेडी बर्स्ट हो गया होगा। इफ k इज द लास्ट बैलून दैट आई एम बर्स्टिंग, तो l से लेकर के k-1 तक ऑलरेडी बर्स्ट हो गया होगा, उसकी कॉस्ट आ गई। फिर k+1 से लेकर के r तक ऑलरेडी बर्स्ट हो गया होगा, उसकी कॉस्ट आ गई। फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप बोलोगे कि आप क्या करना है, उसके बाद kth बैलून को जो कि लास्ट है उसके लेफ्ट साइड का बैलून अज्यूमिंग l-1 एग्जिस्ट करता तो l-1 हो जाएगा, और उसके राइट साइड का बैलून r+1 है तो r+1 हो जाएगा। इफ दे डोंट एग्जिस्ट तो मत मल्टीप्लाई करना, एग्जिस्ट करते तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये पूरा रिजल्ट आएगा। और ये जो k है, k कैन बी एनीथिंग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका k है, k स्टार्ट फ्रॉम l, k इज लेस देन इक्वल टू r, और k++, k कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन l टू r, मतलब kth बैलून कहीं भी हो सकता है बीच में। क्या आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया? इफ kth इज द लास्ट बैलून दैट आई एम बर्स्टिंग इन द रेंज, देन k कैन बी एनीथिंग बिटवीन l टू r, ठीक है, k कैन बी एनीथिंग बिटवीन l टू r। तो अगर kth इज द लास्ट बैलून दैट आई एम बर्स्टिंग, तो l से लेकर के k-1 तक ऑलरेडी बर्स्ट हो गए होंगे, तो उसकी कॉस्ट आ गई होगी। k+1 से लेके r तक ऑलरेडी बर्स्ट हो गए होंगे, उसकी कॉस्ट आ गई होगी। फिर अगर kth लास्ट है, अगर kth बैलून, अगर ये kth बैलून जो है वो लास्ट है, ये kth वाला बैलून लास्ट है, तो इसका बेसिकली लेफ्ट साइड वाला l-1 हो जाएगा, राइट साइड वाला r+1 हो जाएगा, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इफ दे एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरह आप सारे केस के लिए ट्राई करेंगे। मतलब आप एक बार सोचेंगे कि k यहाँ पे हो, फिर आप एक बार सोचेंगे k यहाँ पे हो, फिर आप एक बार सोचेंगे k यहाँ पे हो, तो वी विल ट्राई फॉर ऑल द पॉसिबल केस, और जो भी बेस्ट कॉस्ट होगी हम वो निकालेंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? आप सारे के सारे k के लिए ट्राई करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल k होगा आप उसके लिए कर लेंगे ये चीज। फिर थोड़ा थोड़ा और कोड लिखते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पे कितने स्टेट्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 स्टेट चेंज होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया, अभी तक अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ गया है ना सब कुछ। तो मैं अब कोड लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए कोड लिखता हूँ। तो
मतलब यहाँ पे पहले तो एरे का साइज ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू व्हाट, नम्स डॉट लेंथ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने एरे की लेंथ ले ली। मेरे डीपी में यहाँ पे कितने स्टेट हैं गाइस, आप लोग ये चीज कमेंट करके बताएंगे। मेरे डीपी में 2 स्टेट है, तो दोनों स्टेट एल और आर है, तो मैक्सिमम वो इंडेक्सेस तक जाएंगे। एल और आर जो है वो मैक्सिमम इंडेक्सेस तक जाएंगे, इसलिए एन क्रॉस एन की डीपी डिक्लेयर करी। क्योंकि एक्चुअल में तो आपके आई जे इंडेक्सेस स्टोर हो रहे हैं, मतलब आप डीपी ऑफ आई जे स्टोर कराएंगे ना यहाँ पे, तो जो आप डीपी ऑफ आई जे स्टोर कराएंगे तो मैक्सिमम इंडेक्सेस एरे की लेंथ तक ही जाएंगे। और नॉर्मली एल विल बी लेस देन आर, ये चीज याद रखना। अगर एल और आर क्रॉस कर गए तो पॉसिबल नहीं है। क्या मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई है कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर गए तो इट्स नॉट पॉसिबल? नॉर्मली आपने भी ये सीखा ही होगा ऑब्वियसली, राइट? डज दिस मेक सेंस ओवर? ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी डीपी को फिल कर लेते, तो इंट आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आई इज लेस देन n, देन वी डू एन आई प्लस प्लस, देन आफ्टर दैट हम अपना j भी चला लेंगे, j स्टार्ट्स फ्रॉम 0, j इज लेस देन व्हाट, n, देन वी डू अ j प्लस प्लस, एंड बाय डिफॉल्ट डीपी को किससे मार्क करेंगे बताइए? -1 से ही कर लेता हूँ यहाँ पे मार्क, 0, n-1, nums, dp। और आप डीपी आ रहे, क्या हमें और कुछ पास करने की जरूरत है? आई थिंक हम इंट n भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आई जे ले लिया मैंने, क्या मुझे एल आर ले लेना? लेट्स टेक एल आर गाइस, ठीक है, एल आर विल लुक अ लिटिल बेटर। तो ठीक है, अगर एल आर को क्रॉस कर जाता है तो आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा? इफ द लेफ्ट साइड क्रॉसेस द राइट, तो आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा गाइस? बढ़िया, ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे नम्स एरे दिया था, आपको कॉन्सेप्ट पता है? चलिए एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर पूरा देखेंगे। अच्छा, किसी भी आयत बैलून को, नॉर्मली किसी भी आयत बैलून को बर्स्ट करूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? कमेंट करके बताइए। नॉर्मली किसी आयत बैलून को बर्स्ट करूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? नॉर्मली इफ आई बर्स्ट एनी आयत बैलून तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? द प्रॉफिट दैट यू विल गेट इज द वैल्यू ऑफ दैट आयत बैलून इनटू द लेफ्ट साइड बैलून इनटू इट्स राइट साइड बैलून। ठीक है, बढ़िया। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी कैटेगरीज क्या है? जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी कैटेगरी है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसकी वो है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे kth balloon is the last balloon that we are bursting, ठीक है, अब यहाँ पे अगर kth balloon is the last balloon that I am bursting in a range from L to R, मुझे L to R में बेस्ट रिजल्ट चाहिए। If kth balloon is the last balloon that I am bursting, तो फिर L से लेकर के k-1 तक का सारा कैलकुलेशन हो गया होगा। तो L से लेकर के k-1 तक का रिकर्शन कॉल हो गया होगा ऑलरेडी, और L से लेकर के k-1 तक की बेस्ट कॉस्ट आ गई होगी। क्योंकि मुझे L से लेकर R की बेस्ट कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं kth बैलून अगर इन बिटवीन कहीं चूज कर रहा हूँ बिटवीन द रेंज L to R, तो L से लेकर के k-1 तक का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर k+1 से लेकर R तक का ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा, तो k+1 से लेकर R तक का ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इफ kth इज द लास्ट दैट आई एम बर्स्टिंग, तो अगर kth लास्ट है तो L-1 वाला उसका लेफ्ट साइड बैलून की तरह बिहेव करेगा और R+1 वाला उसके राइट साइड बैलून की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, L-1 वाला उसके लेफ्ट साइड बैलून की तरह बिहेव करेगा, R-1 वाला उसके R+1 वाला उसके राइट साइड। अब दे शुड एग्जिस्ट आल्सो, सो ये भी मैं ऐड करूंगा करंट वैल्यू। तो दिस विल बी द बर्स्टिंग व्हेन आई विल चूज एनी पर्टिकुलर k एंड आई हैव टू ट्राई फॉर ऑल द पॉसिबल केस। तो k कैन बी एनीथिंग बिटवीन L to R। I hope that everyone is clear with this as well. Now after this, what I'm doing here is I'm first of all taking the length of the given array. Then after that I'm declaring my DP array. DP of LR होगी यहाँ पे हमारे पास। बेसिकली अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि DP of LR पे ही तो चल रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आप किस पे कर रहे हैं? You are doing it on DP of LR बेसिकली, राइट? तो क्योंकि आप DP of LR कर रहे हैं तो ये n क्रॉस n डायमेंशन की तरफ जा रहा है, तो आपने n क्रॉस n डायमेंशन करके बाय डिफॉल्ट अपने DP को -1 कर दिया। बाय डिफॉल्ट मेरा लेफ्ट रेंज ऑब्वियसली 0 रहेगा, राइट रेंज n-1 रहेगा। रियली गुड गाइस,
चलिए बढ़िया। अब इसके बाद आपने क्या किया, अगर मेरा लेफ्ट और राइट क्रॉस कर जाए तो क्या मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा? इफ माई लेफ्ट क्रॉसेस द राइट विल आई गेट एनी प्रॉफिट्स? I'll not get any profits, so return zero. If the state is already calculated, will you calculate it again? If the state is already calculated, will you calculate it again? अगर ये state already calculated है तो क्या आप उसको फिर से कैलकुलेशन करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपना आंसर 0 से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वी विल ट्राई फॉर ऑल द पॉसिबल केस। हम सारे केस के लिए ट्राई करेंगे ना, एल से आर की रेंज में ऑल द केस ट्राई करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आंसर वेरिएबल ले रहे हैं विच विल हेल्प अस टू चूज द बेस्ट पॉसिबल के। तो के एल से आर तक चलाइए। फॉर अ पर्टिकुलर के लेफ्ट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एल से लेकर के माइनस वन। राइट का रिजल्ट आ जाएगा के प्लस वन से लेके आर तक। और करेंट एलिमेंट तो नम्स ऑफ के है, अब उसका लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है तो एल माइनस वन वाला बैलून से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। अगर राइट साइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आर प्लस वन वाले बैलून से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। और रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस करेंट बैलून का जो मल्टीप्लीकेशन था। और इफ दिस रिजल्ट इज ग्रेटर देन माय बेस्ट पॉसिबल आंसर, सो आई अपडेट माय आंसर, देन आई विल डू व्हाट, आई विल बेसिकली store this in my DP and then I will return so that I get the answer also. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। तो अभी आगे अभी पढ़ेंगे कुछ दिनों में मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। You will get to know about this a lot in future, matrix chain multiplication. This particular concept is basically matrix chain multiplication. हमने आज कौन से क्वेश्चन किए, समरी करते हैं एक बार। आज ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन किए बट दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा आपने इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखा था, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था इसमें? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, रैपर क्लास का सिखाया था। तो जो 2D डीपी थी, बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ये चीज बताई थी आपको। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो वो नल। और इस क्वेश्चन में आपने कौन सा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग सीखा है? MCM, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप देखें तो ना, ये आपका देखिए, आप रिकर्शन ऑफ L, R तो चला रहे थे। अब बात ये कि क्या रिकर्शन के अंदर आपका लूप भी चल रहा है? क्या आपका रिकर्शन के अंदर लूप चल रहा था? हाँ, बार बार आपका रिकर्शन के अंदर एक K का लूप चल रहा था ना, L से R का। तो आप याद करिए तो हर एक रिकर्शन में एक लूप था। तो एक्चुअल में आपकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है n क्रॉस n आ जाएगी। क्योंकि अगर आप इमेजिन कर पा रहे तो आपके इनडायरेक्टली L था, R था और K भी तो था, क्योंकि आप एक लूप चला रहे थे ना। तो ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन फ्यूचर।